साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों आज एक बेसिक टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं जो कि कंसर्न है वॉइस सैंपल अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। पर साथियों यहाँ पर जो क्वेश्चन निकल के आया है ये काफी यूनिक है। फर्ज कीजिए कि अक्यूज जो है वो जेल में है। अक्यूज को इन्फॉर्म किए बगैर, उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिए बगैर उसकी वॉइस सैंपल के ऑर्डर कर दिए जाते हैं और बाद में भी उसकी कंसेंट नहीं दी जाती है। अब अक्यूज का कहना यह है कि मैं क्या स्टैंड ले सकता हूँ। ये किसी की समस्या है जो आज इस मंच पर मैं आप सबके साथ जो है डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक प्रॉब्लम हम सबको आती रहती है कि मजिस्ट्रेट जो है कई बार मनमानी करते हैं। हमें इन्फॉर्म किए बगैर, हमें प्रॉपर इंटीमिडेशन दिए बगैर और प्रॉपर हमारी कंसेंट लिए वॉइस सैंपलिंग के ऑर्डर कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं दोगे तो कंटेंट फेस करना होगा। तो कानून क्या कहता है इन समस्त बिंदुओं को लेकर ये जानना आवश्यक है, और क्या क्या राइट्स हमारे कानून में है इसको भी जानना समझना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले हम कुछ बिंदुओं की तरफ चलते हैं ताकि चीजों को समझने में हमें काफी इजी रहेगा। साथियों, रितेश सिन्हा बनाम स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने यह माना कि सीआरपीसी एविडेंस एक्ट या किसी भी सक्षम कानून में ऐसे कोई प्रोविजन ही नहीं है कि वॉइस सैंपल को जो है लिया जा सके। फिर भी कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंतिम चरणों में आर्टिकल 142 संविधान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कह दिया कि मजिस्ट्रेट चाहे तो विशिष्ट केसों में वॉइस सैंपल के जो है ऑर्डर कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आती है बात वॉइस सैंपल की, तो सिर्फ आरोपी की वॉइस सैंपल का ऑर्डर क्यों? क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक जजमेंट में, जिसका साइटेशन है 2005 सीसीआर पेज नंबर 103 में, स्पष्ट किया था कि परिवादी का अगर वॉइस सैंपल नहीं लिया और उसको जांच के लिए नहीं भेजा तो ये एंटायर प्रोसिक्यूशन डाउटफुल हो जाता है। तो इस पर प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं काम करना चाहता? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अजय बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है 28 अक्टूबर 2022 का, दिल्ली हाईकोर्ट का है। इसमें भी स्पष्ट किया गया है कि अगर वॉइस प्रोबेबल है तो किसी भी रूप में अक्यूज को जो है प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, उसको जो है दोष मुक्त करना होगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात कि दो टेस्ट जो है ये जुड़े हुए हैं कंसर्न वॉइस सैंपलिंग और वॉइस एनालिसिस से। एक का नाम तो है ऑडियोमेट्री और दूसरे का नाम है वॉइस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑडियोमेट्री कहे तो कोई ऑडियो किसी अधिकारी या किसी वैज्ञानिक के समक्ष जो है पेश हुई और वो ऑडियो जो है सुनने लायक है, क्लियर है, उसको हम क्या कहेंगे कि ये ऑडियो जो है सुनने लायक है। और अगर वो ऑडियो सुनने लायक नहीं है तो हम क्या कहेंगे ये ऑडियो सुनने लायक नहीं है। तो ये सुनने लायक है, ये सुनने लायक नहीं है, ये टेस्ट किससे परफॉर्म करते हैं, जिसका मेथड क्या है, ऑडियोमेट्री। क्लियर हो गया आपको? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वॉइस जो एलिज्ड है, मीन्स जो रिकॉर्डर में वॉइस कैद हुई है, जो एलिज्ड वॉइस है और जो आपका सैंपल वॉइस दिया है, उसको जब मिक्स करते हैं तो इनकी फ्रिक्वेंसीज को जो है चेक किया जाता है कि फ्रीक्वेंसीज के जो पीक पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है, और उसके आधार पर निष्कर्ष दिया जाता है जिसको हम कहते हैं वॉइस स्पेक्ट्रोस्कोपी। साइंटिफिकली दोनों ही टेस्ट जो हैं ये फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे जो है बेस्ड है, और एज पर लीगल एंड साइंटिफिक लिटरेचर इन टेस्ट में एरर होना पॉसिबल है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कि यदि हम वॉइस आइडेंटिफिकेशन कराते हैं तो वहां भी एरर की पॉसिबिलिटी है। अगर हम पीसीएट को देखें तो वहां तो प्रोविजन ही नहीं है वॉइस सैंपलिंग के, वॉइस एनालिसिस के, इवन कोई रूल्स आज तक नहीं है करप्शन एक्ट में, इवन सीआरपीसी में नहीं है। तो फिर ये वॉइस सैंपलिंग का तमाशा क्यों? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी रिसेंट एक जजमेंट है राजस्थान हाईकोर्ट का, ओंकार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया कि अगर अक्यूज वॉइस सैंपल देने से मना करता है तो कोई भी एडवर्स इन्फरेंस ड्रॉ नहीं हो सकता है। तो जब ये प्रोटोकॉल्स हैं तो अक्यूज के लिए प्रोटोकॉल्स क्यों नहीं फॉलो किए जाते? तो यहाँ पर जो मूड क्वेश्चन है कि अक्यूज की कंसेंट के बगैर या उसको इन्फॉर्म किए बगैर सैंपल लिया जा सकता, तो उस पर आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर कोई एविडेंस ली जा रही है और वो एविडेंस इंक्रिमिनेटिंग है और आपके खिलाफ साक्ष्य घटित कर रही है, तो यूजुअली एडवोकेट्स का प्ली क्या होता है कि ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 संविधान का उल्लंघन है। पर सुप्रीम कोर्ट ने पोजीशन क्लियर कर दी है, अगर अक्यूज को वॉइस सैंपल देने के लिए कंपेल किया जाता है तो ये उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का उल्लंघन नहीं होगा। अगर उल्लंघन नहीं है तो उसका मतलब क्या, अथॉरिटी मनमानी करेंगी? उसका उत्तर भी स्पष्ट किया है कि मनमानी नहीं कर सकती। उनके जो पैरामीटर्स हैं, उनके जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ये आर्टिकल 21 संविधान के तहत जो है वो सही होने चाहिए। अगर वो नहीं है, आपकी राइट टू लाइफ और लिबर्टी से प्ले आउट कर रहे हैं, तो वहां पर डेफिनेटली उसका जो है आपको फायदा मिल जाएगा। साथियों, एक बात जो है समझने की कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो वॉइस एनालिसिस है, हालांकि वो बेस्ड साइंटिफिक मेथड पे है, पर इसके अलावा ऐसे कई कानून भी हैं जिसमें साइंटिफिक एनालिसिस की हमें आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, इसके अलावा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, एनडीपीएस। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन कानूनों में जो कंसर्न लेबोरेटरी है उनके गठन कैसे होंगे, उसमें साइंटिस्ट कौन होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसके प्रोविजन दिए हुए हैं।
जबकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ऐसे प्रोविजन है ही नहीं। और यदि हम कानूनी स्थिति को देखते हैं कि जब तक लेबोरेटरी प्रॉपरली एक्रीडिएटेड ना हो, जब तक जो मेथड काम में लिया जा रहा है या जो मैनुअल काम में लिया जा रहा है प्रॉपरली नोटिफाइड ना हो, तो उसके एनालिसिस पर हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं। ये मेरा मत नहीं है, ये मत है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्ष 2010 के अंदर, क्योंकि पेप्सिको लिमिटेड के मामले में उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो मेथड अगर नोटिफाइड नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो उस सिनेरियो में कोई भी टेस्ट रिजल्ट जो है पॉजिटिव नहीं हो सकता है, उसके बेसिस पे प्रोसिक्यूशन नहीं किया जा सकता। ऐसे ही रिसेंटली ये भी निकल के आया है कि जब तक लेबोरेटरी जो है प्रॉपरली एक्रीडिटेड नहीं है बाय द पर्टिकुलर एसोसिएशन, तो उनके टेस्ट रिजल्ट को किसी भी रूप में ऑप्टिमम नहीं माना जाता। उसके टेस्ट रिजल्ट पर निर्भर करते हुए किसी भी रूप में अक्यूज को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। तो साथियों, कुल मिला के हमें बात समझ में आती है कि वॉइस सैंपलिंग के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो वॉइस एनालिसिस के प्रोटोकॉल्स हैं और जिसके ऑप्टिमम रिजल्ट्स हैं, ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिपेंड है कानूनी स्थिति पर भी और साइंटिफिक स्थिति पर भी। तो जब स्थितियां ही नोटिफाइड नहीं है, स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए कोई कानून नहीं है, तो ये टेस्टिंग क्यों हो रही है समझ में नहीं आता। तो साथियों, उनका जो क्वेश्चन है अब उस पर आते हैं। बगैर इंफॉर्मेशन दिए, बगैर इंटीमेशन दिए उसका वॉइस सैंपल जो है ले लिया गया है या उसके ऑर्डर जो है कर दिए गए, तो अक्यूज के पास राइट किया है। सबसे पहले बात, अक्यूज के पास एक राइट है कि वो वॉइस सैंपल देने से मना कर सकता है। अगर वो मना करता है तो एडवर्स इन्फ्रेंस नहीं जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट ने नहीं सुना है तो आप रिकॉल की पिटिशन जो है वो कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, कोई भीख नहीं है। दूसरी बात, वॉइस सैंपल लेने के लिए जो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको जो है फॉलो करना होगा। तीसरी बात, उस कंसर्न रिकॉर्ड की हैश वैल्यू क्या है, उस कंसर्न रिकॉर्ड में क्या पोजीशंस निकल के आ रही है, क्या क्या इंक्रिमिनेशन है, क्या क्या शब्द बोले जाने हैं, इन सबको लेकर भी कानून सेटल्ड है, तो ये भी जो है फॉलो करना होगा। तो मोटी मोटी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी मेथड अगर काम में लिया जा रहा है तो वो लीगली जस्टिफाइड होना चाहिए। अगर जस्टिफाइड नहीं है तो वहां पर नुकसान जो है खाना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को। तो अगर आपको नहीं सुना गया है या आपको इंटीमेशन भी नहीं है तो आप रिकॉल मूव कीजिए, कोर्ट कंसिडर नहीं करता तो हाई कोर्ट जाइए। ओके, देखो बेसिक सिद्धांत जो हमें पढ़ाया जा रहा है आज तक कानून के अंदर, वो है राइट टू गेट नेचुरल जस्टिस, जो कि बेस्ड है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पे, जो ये कहता है कि कोई भी ऑर्डर करने से पहले अपोजिट पार्टी को सुनो, या जो एविडेंस, जो लेबोरेटरी एनालिसिस का आउटकम होगी वो हमारे खिलाफ जो है पढ़ी जाएगी। तो उसका जो बेसिक प्रोसीजर है उसमें कार्रवाई से पहले अगर हमें नहीं सुना जाता है तो ये हमारे अधिकारों को प्रभावित करने वाला है। तो रिकॉल यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन है जिसको यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। मजिस्ट्रेट या कंसर्न जज यहाँ पर उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं तो यू में गो इन रिविजन, ताकि ऑर्डर को जो है अपन सेटिस्फाइड करा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी वॉइस सैंपल है उसको लेकर जो स्थितियां हैं वो काफी कंफ्लिक्टिंग है। कुछ कानून में लिखा हुआ है कि दे सकते हैं, कुछ में है कि नहीं दे सकते हैं। पर मोटी मोटी बात है कि ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डिस्क्रिप्शन, नो कोर्ट कुड कंपेल यू टू गिव द वॉइस सैंपल। और वॉइस सैंपल नहीं देने पर कोई एडवर्स प्रिजम्पशन नहीं आएगा, जो आपको मैं बता चुका हूँ। तो कुल मिला के ये प्रोटोकॉल्स हैं जिसको ध्यान में रखिएगा जब भी आप वॉइस सैंपल की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब हम समअप करते हुए कुछ ऐसे पॉइंट्स लेते हैं जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। मजिस्ट्रेट जो है आपको जब भी नोटिस देता है वॉइस सैंपल के लिए, तो एक पॉइंट आप चेक कीजिएगा कि जो एसीबी है ये आवेदन करती है सीजेम को, और सीजेम जो है पावर करता है डेलीगेट कंसर्न मजिस्ट्रेट को। जरा सोचिएगा मेरे भाई ध्यान से और रिसर्च कीजिएगा इस पे कि डेलीगेटेड पावर्स कैन नॉट बी डेलीगेटेड फर्दर। अब पॉइंट ये है कि सीजेम के पास पावर कहाँ से आई डायरेक्शन देने की, और दूसरी बात सीजेम नामक कोर्ट का कोई डिस्कस रितेश सिन्हा बनाम स्टेट ऑफ यूपी में नहीं है, तो उसके बाद ये आवेदन वहां लगाते कैसे। तीसरी बात, ऐसे कौन से बिजनेस रूल्स एंड इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी कि जिसमें ऑथराइज किया गया सीजेम को कि वहां पर आवेदन लगेगा, उसके बाद मजिस्ट्रेट को जो है वो एम्पावर कर देगा। और चौथी बात ये कि अगर डेलीगेशन फर्दर पॉसिबल नहीं है तो सीजेम कैसे ऑथराइज कर रहा है मजिस्ट्रेट को। पांचवी बात ये कि मजिस्ट्रेट वॉइस सैंपल के जरिए एविडेंस को कलेक्ट कर रहा है, बट एक बेसिक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि मजिस्ट्रेट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कलेक्शन ऑफ एविडेंस प्रोसेस। तो ये कैसे काम हो रहा है एविडेंस कलेक्शन का, तो ये विचारणीय बिंदु है। इन बिंदुओं पर रखते हुए अपना जवाब फाइल कीजिए, अगर नहीं करेंगे तो वहां पर नुकसान आपको ही खाना पड़ेगा। इसके अलावा उस कंसर्न रिकॉर्ड की हैश वैल्यू क्या है, क्या वहां पर राम सिंह बनाम राम सिंह की जो गाइडलाइंस उसको फॉलो किया गया या नहीं किया गया। इसके अलावा कोई रिकॉर्ड में छिड़कहानी है या नहीं है। साइबर एक्सपर्ट की राय सेक्शन 45A इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 79A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के लाइट में ली गई या नहीं ली गई, ये सब विचारणीय बिंदु है, इस पर काम करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो वहीं हमको जो है नुकसान खाना होगा। इसके अलावा जो एटमोस्फियर था जब वॉइस सैंपल लिया जा रहा था, क्या ये वही था जब वॉइस जो है कलेक्ट की जा रही थी बाय द वर्च्यू ऑफ रिकॉर्डर, बाय द वर्च्यू ऑफ रिकॉर्डिंग। तो इन बिंदुओं को विशेषता ध्यान में रखिए और इसकी लाइट में जो है काम कीजिए, ताकि आपके जो रास्ते आगे वाले हैं वो ब्लॉक ना हो। अगर जितना छोटा बुद्धि लगाए काम करोगे उतना ही दुख पाओगे, जितना स्पेसिफिक चलोगे, जितना लॉ में चलोगे, उतना ही आपको फायदा होने वाला है। तो साथियों ध्यान रखिएगा इन बिंदुओं का। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।